यस। तो बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर जो ऑक्टाहेड्रल और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स थे, ठीक है, उसको मैं आपको पहले उनका जो स्ट्रक्चर है कैसे डिफाइन किया जाएगा उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के सामने अगर लिगेंड्स आते हैं तो वो आपके एक्सिस के सामने आएंगे या फिर आपके एक्सिस के साइड से आएंगे, किस तरीके से आएंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपका ये सेंट्रल मेटल एटम है एम, ठीक है। इसमें हम लिगेंड्स की बात करते हैं तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इनको हम आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये सेंट्रल मेटल एटम से बच्चों कनेक्ट होंगे कुछ इस तरीके से, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे मैं एक्सिस भी डिफाइन कर दूं तो बच्चों इसको मान लेते हैं अपन सपोज एक्स एक्सिस, और इसको मैंने एक्सटेंड किया है, इसको मान लेते हैं सपोज बाई एक्सिस, और जेड एक्सिस कुछ ऐसा हो, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग जेड एक्सिस। बिल्कुल आसान है। इधर में एक्सटेंड करें तो एक्स डैश होगा, इसको इधर एक्सटेंड करते हैं तो ये बाई डैश, नीचे बच्चों जेड डैश, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव सेक्शन होता है, मैंने वैसे रिप्रेजेंट कर लिया। आपको पता है कि जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक्स के साथ जो बॉन्ड एंगल होगा कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री, है ना। इसी तरीके से अगर मैं बाई के साथ बोलूंगा या बाई डैश के साथ बोलूंगा जेड का, तो वो भी एंगल 90 डिग्री होगा। और इन लिगेंड्स का आपस में भी जो बॉन्ड एंगल होगा वो एक्स ऑफ एक्सिस वो भी आपका 90 डिग्री पे होगा। ये तीन एक्सिस को लेकर हम बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। दिस इज ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें है कि जब लिगेंड्स बच्चों इसके सामने आएंगे तो ये अरेंजमेंट कैसे, अगर मैं बात करूं डीएक्स वाई आएगा तो डीएक्स वाई कहाँ पे कनेक्ट होगा, तो मैं इसके साथ ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो T2G और EG को मैं देखो, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्री ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन स्पेस, ठीक है। स्पेस के अंदर आपको जब भी फोकस करना है आपको इसी तरीके से फोकस करना है। एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इसको बाई एक्सिस इसी तरीके से सॉल्व करना है, गलती नहीं होगी, ठीक है। एक्सिस को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरीके से लेके सॉल्व करो। एक पैटर्न बना लो तो बेटर आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2TG ऑर्बिटल। तो देखो इसको इसको हम बोलते बोलते क्या है, इसको बोलते हैं T2G। इसको बोलने का जो है ना सिस्टम वो क्या है, 2TG ऑर्बिटल्स। बहुत बार इसको 2TG बोलते हैं, T2G बोलते हैं, क्या बोलना, तो इसका सही होता है T देन 2 देन G। ये बेटर आपका प्रोनाउंस अप करते हैं तो इस तरीके से T2G, है ना, इस तरीके से कर रहे हैं। तो T2G के अंदर आपको पता है थ्री फोल्ड थे। थ्री फोल्ड का मतलब एक था dx बाई, सेकेंड था डी बाई जेड, और थर्ड था बच्चों आपका डी जेड एक्स या फिर एक्स जेड, है ना। एक्सिस को आप आगे पीछे कर लो, एक्स वाई लिख लो या बाई एक्स लिख लो, वो बात एक ही है। हम सिस्टमेटिक लिखते हैं, ठीक है, तो उसको फॉलो करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे डी एक्स वाई को लेके। तो डी एक्स वाई को रिप्रेजेंट बच्चों कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। आपको पता है कि एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे जब बेटा आपकी लिगेंड्स आते हैं तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि लिगेंड बेटा हमेशा एक्सिस के अलोंग आएंगे, ठीक है। तो एक तो लिगेंड सपोज मान के लो यहाँ पे आएगा, बात समझने की कोशिश करो, ये लिगेंड आएगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। एक लिगेंड यहाँ से आएगा, हम बात कर रहे हैं बच्चों बाई एक्सिस के अलोंग आ सकता है, नेगेटिव बाई के, ठीक है। या फिर एक लिगेंड इधर से आ सकता है, आएगा लेकिन एक्सिस के अलोंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ भी इस तरीके से, ये सारे के सारे लीगेंड है। तो आप देख सकते हो लीगेंड की जो लोब्स हैं बच्चों, लीगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो सेंट्रल मेटल एटम, इसके जो लोब्स होंगे क्या उनके साथ बराबर बेटा ओवरलैपिंग हो रही है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगी। मैंने कल बताया भी था कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी बच्चों, तो जो एंगल होगा इस लोब्स के बीच में, और ये जो सामने से लीगेंड का लोब्स आ रहा है, ये जो लोब होगा वो थीटा, आपको मैंने कल बताया था 45 डिग्री पे इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही, बहुत सही, बिल्कुल सही। डायरेक्ट बाई जेड पे आते हैं, हर एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं, इज बिल्कुल इजी। तो बच्चों यहाँ पे बाई एक्सिस है, यहाँ पे ले लिया मैंने जेड एक्सिस, ठीक है। इसको लोब्स आपको पता है इस तरीके से होंगे, बीच में होंगे। और जब लिगेंड बच्चों आते हैं तो वो हमेशा कहाँ से आते हैं, आपके एक्सिस के अलोंग आएंगे। ऊपर से भी लिगेंड यहाँ से बना सकते हो, यहाँ भी लिगेंड है और इधर भी लिगेंड है ना। ये सारे के सारे आपके यहाँ से लिगेंड है। बहुत अच्छे समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी थ्योरी है ये। और यहाँ से लिगेंड ही आया,
तो आपने फिर से देखा यहाँ पे फिर से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे वही थीटा आपको 45 डिग्री के साथ इंटरेक्शन दिखाई देगा, ठीक है, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स, और जो आपके बिल्कुल सही है, करेक्ट है। इस तरीके से हम यहाँ पे बात करें डी जेड एक्स या एक्स जेड के साथ, तो ये भी आपको पता है कैसे बनेगा। इसका मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ये मान लेते हैं जेड एक्सिस, बस लूप्स आप इस तरीके से बना लो यहाँ पे। तो जब लिगेंड बच्चों आएंगे ना, तो लिगेंड कुछ इधर से अटैक करेंगे, यहाँ पे करेंगे, इधर करेंगे, और पता है अलोंग द एक्सिस ही आते हैं लिगेंड हमेशा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ऑर्बिटल कोई सा भी हो आपका डी का, ठीक है, ये आपका लिगेंड है, लिगेंड है, लिगेंड और ये लिगेंड। तो यहाँ भी वही आपका जो थीटा है वो 45 डिग्री दिख रहा है। तो दिस इज द 2Tg ऑर्बिटल। जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में बात की जाएगी, तो हम समझने की कोशिश बार बार यही कर रहे हैं कि यहाँ पे इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है प्रॉपर। जब इंटरेक्शन नहीं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हो रहा है, तो आपको यहाँ से क्या दिखेगा कि भाई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है सामने से इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो इनका एक डिफरेंट पैटर्न जनरेट हो रहा है। आप देखो ना, जब इन तीनों की एनर्जीज की बात की जाएगी, डी एक्स वाई के साथ, डी बाई जेड के साथ, डी एक्स जेड के साथ, जब भी इनके सामने आपके लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स आएंगे, तो इन तीनों की एनर्जी नियरली इक्वल होती है। जब नियरली इक्वल होगी बच्चों, तो इनका पैटर्न एक जैसा बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं थ्री फोल्ड। क्या बोलते हैं? थ्री फोल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों का एक जैसा है, भाई भाई हैं तीनों, तो एक जगह एक जैसे रहेंगे, तो ये आपके T2G पैटर्न हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आपको थोड़ा समझा पाऊं कि इजी ऑर्बिटल्स को लेके, ठीक है, इजी ऑर्बिटल्स, ठीक है बच्चों, इजी ऑर्बिटल्स में क्या है, तो दो ही आते हैं, टू फोल्ड होता है ना। तो यहां से हम एक तो आपका आएगा डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है, एक ये आएगा, और दूसरा आता है आपका डी जेड स्क्वायर। डायग्राम के विषय समझ रहे हैं, है ना, आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करें तो बच्चों कैसे बनता है इसका, इसमें एक एक्स एक्सिस है, इसमें वाई एक्सिस, दो एक्सिस है, तो एक्स वाई आपको लेना पड़ेगा। और मैंने बताया था कि इनके जो लोब्स होते हैं बच्चों डी एक्स और वाई वो इस तरीके से होते हैं, जो जो आपके एक्सिस है उसके ऊपर ही आपको दिखाई देंगे, ऑन दी एक्सिस होंगे। तो जब लिगेंड सामने से आएगा, तो वो लिगेंड इधर से ओवरलैप करेगा, इधर से ओवरलैप करेगा, यहाँ से ओवरलैप करेगा, इधर से करेगा। तो देखो यहाँ पे बहुत ही इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो सकती है, ठीक है। ये जो इंटरेक्शन आप देख रहे हो, ये इंटरेक्शन बहुत ही बराबर, बहुत ही बेटर ढंग से हो रहा है। ये डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की कहानी है, ठीक है, बिल्कुल सही से हो रहा है। थीटा मैंने कितना बोला था बच्चों? 0 डिग्री बोला था, अगर आपको याद होगा। लिगेंड्स और जो लोब, देखो लिगेंड्स की जो लोब्स हैं और जो बच्चों सेंट्रल एटम के लोब्स हैं, उनके बीच में जो थीटा है वो आपका 0 डिग्री डिफाइन किया जाएगा। डी जेड स्क्वायर की देख लो, तो डी स्क्वायर बेटा क्या होगा, इसमें सिर्फ एक ही एक्सिस दिख रहा है सर, मुझे जेड एक्सिस ही दिख रहा है, तो जेड ही बना लेते हैं सिर्फ। सपोज दिस इज दी जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस पे आपको बनाना है सब कुछ। तो किस तरीके से बच्चों बनाया जाएगा, इसके लोब्स में बीच में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से जनरेट होता है, एक लोब ऊपर होता है, एक लोब यहाँ पे होता है। ये आपका डी जेड स्क्वायर का बहुत ही प्रॉपर सही स्ट्रक्चर है। जब लीगेंड आएंगे तो बच्चों एक्सिस के अलॉन्ग ही आएंगे, लिगेंड तो एक्सिस के अलॉन्ग ही आएंगे, देख लो येलो कलर से बना रहा हूँ, तो यहाँ पे इनका इंटरेक्शन होगा। तो मतलब यहाँ पे जो थीटा जनरेट हो रहा है वो भी आपका 0 डिग्री के साथ इंटरेक्शन जो लोब्स हो रहे हैं उनके साथ दिख रहा है। तो इसका मतलब कि इसका पैटर्न है डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, दोनों का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इनको बच्चों बोला गया आपको इजी ऑर्बिटल्स। इजी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं टू फोल्डेड, ठीक है, टू फोल्ड डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स, इस तरीके से बोल सकते हैं। पूरी बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया? यस बच्चों। स्ट्रक्चर, हाँ, ये स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर्स हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, बिल्कुल। तो कल जब हम लोगों ने बच्चों स्प्लिटिंग को समझा था, तो स्प्लिटिंग के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, स्प्लिटिंग के अंदर हम लोगों ने समझा था कि हमारे पास ये ऑर्बिटल बच्चों कौन से थे, ये थे आपके डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या हुआ था, इसके बाद सीन कुछ ऐसा हुआ था, हाँ, इनकी सबकी एनर्जी आपकी बिल्कुल बराबर होगी, बिल्कुल सही है, हाँ। इसके बाद यहाँ से क्या होगा, इसके जब डी जनरेशन यहाँ से क्रिएट होगी, तो क्रिएट होने के बाद एवरेज एनर्जी डिफाइन होगी। बताओ आप मुझे क्या डिफाइन होगी बच्चों? एक्चुअली ये जो आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना बच्चों, ये 1 है, 1 ऑर्बिटल है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अगर मैं यहाँ पे बोल सकूं कि ये आपका T2G और प्लस EG का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, EG का कॉम्बिनेशन है, तो बोल सकता हूँ T2G और EG
जो ऑर्बिटल्स यहाँ पे हैं वो फ्री आयंस के साथ प्रेजेंट हैं। कैसे हैं? फ्री आयंस के साथ प्रेजेंट है, जिसमें इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही बराबर इक्वल एनर्जी है। इसके बाद क्या होगा, ये एनर्जी के पैरामीटर्स को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ से ई का मतलब एनर्जी है। इसके बाद जब ये कंबाइन करने स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी एक एनर्जी एक्चुअली होता क्या है, ये रियल कॉन्सेप्ट है। ये जो ए लिखा है मैंने, ये जो नीचे लिखे हैं पांचों ऑर्बिटल, ये आपके रियल कॉन्सेप्ट है। एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, इसको तो एवरेज एनर्जी, ये जो है ना, ये जो 5, ये डिफाइन करती है बच्चों एवरेज एनर्जी को। तो ये जो एवरेज एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ये हाइपोथेटिकल, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से आपका T2G प्लस आपका जो इजी होगा, ये आपका यहाँ से हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कोई रियल एग्जिस्ट नहीं करता है, दिस इज ओनली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ये क्या डिफाइन करता है, ये बच्चों क्या डिफाइन करता है कि जो T2G और इजी ऑर्बिटल्स हैं वो एक्चुअली स्फेरिकल फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं। किसको डिफाइन कर रहे हैं? स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड को यहाँ पे मतलब स्फेरिकल शेप है उसको डिफाइन कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि फ्री आयंस की एनर्जी हमेशा, फ्री आयंस जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड की एनर्जी से, ठीक है, बिकॉज इसकी एनर्जी यहाँ से क्या हो चुकी है, इंक्रीज कर चुकी है, ठीक। ओके, ये हो गया आपका बी। इसके बाद यहाँ से क्या होगा, स्प्लिटिंग आपने देखा, यहाँ पे स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट। अगर मैं ग्राफिकल सीक्वेंस की बात करूँ, यहाँ पे ग्राफ को थोड़ा समझाना चाहूँ इधर में एनर्जी के साथ, कि यहाँ पे एनर्जी है इधर आपकी बाई एक्सिस पे, और एक्स पे बच्चों मैंने ले लिया कि जो लिगेंड्स है और जो जब कॉम्बिनेशन करेंगे, अब हम लोगों ने देखा कि T2G के साथ कैसे हो रहा है, लिगेंड कंबाइन कर रहे हैं, ईजी के साथ ऑर्बिटल्स जो आपकी लिगेंड है वो कैसे कंबाइन कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो पहले तो एनर्जी दोनों की बराबर होगी। ये स्टेटमेंट क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है बच्चों यहाँ पे इजी है और आपका T2G है, तो पहले तो बराबर ही होती है। लेकिन जब लिगेंड आते हैं, लिगेंड का इंटरेक्शन होता है, देखो इजी और T2G की जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है पहले बराबर होती है, लेकिन जब लिगेंड आते हैं तो लिगेंड जब इंटरेक्शन करते हैं तो एनर्जी ऊपर नीचे होती है, तीन की एनर्जी बराबर हो जाती है, दो की एनर्जी अलग बराबर हो जाती है, ठीक है। अब अधिक एनर्जी किसकी होती है, तो अधिक एनर्जी जो होगी बच्चों, यस यही तो है, लिगेंड जब आएंगे तभी एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज होगी। ये कुछ इस तरीके से, तो ऊपर वाला सेक्शन दिख रहा है ये इजी को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला सेक्शन बच्चों T2G को रिप्रेजेंट करता है, और यहां से लेके इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप जनरेट होता है। ध्यान दो, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप, इजी का मतलब बच्चों क्या है, dx² वाई स्क्वायर और dz²। तो मैंने कल बताया था फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ इजी, तभी इसकी एनर्जी ज्यादा हो रही है। नीचे वालों में क्या था, T2G वालों में जो dxy थे, dy/z थे, dxz थे, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेट कर रहा था एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो उनकी एनर्जी बच्चों उनकी कंपैरिजन में कम हो रही थी। किसके कंपैरिजन में, आपकी इजी के कंपैरिजन में T2G की एनर्जी कम हो रही थी। तो ये जो गैप दिख रहा है दोनों के बीच में, ये गैप जनरेट कब हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये गैप जनरेट तब हुआ है जब उन डी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ जब बच्चों इंटरेक्शन हुआ है लिगेंड का, तभी ये गैप जनरेट हुआ है, और जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या बोल सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। ऐसा सभी को समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। यस, अब इसको आता है, अब इसको ऐसा कर लो, यहाँ से एक बार इंट्रक्शन, ये नीचे तो मैंने अलग डायग्राम बताया आपको एनर्जी को समझाने के लिए, आप ऊपर वाला भी देख लो, यहाँ से जो एवरेज एनर्जी वाला है ना उसकी स्प्लिटिंग। यस देखो बच्चों, अब यहाँ समझते हैं, है ना। तो ये जो एवरेज वाला है इसका आपकी स्प्लिटिंग फर्दर टू पार्ट में कैटेगराइज होगी इस तरीके से, ठीक है। तो एवरेज जो एनर्जी वाला जो सेंटर वाला पॉइंट है, यहाँ पे इसको बोलते हैं नो स्प्लिटिंग स्टेट, इसको बोलते हैं नो स्प्लिटिंग स्टेट। यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग नहीं है, ये एनर्जी आपकी एवरेज एनर्जी के बराबर है, जिसको मानते हैं रेफरेंस, है ना, बिल्कुल सही, जीरो, है ना, जीरो बोलते हैं, ठीक है, जीरो DQ बोलते हैं, डेक्रोल करके आता है यूनिट, जीरो डेक्रोल DQ, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको इजी डिफाइन किया जाएगा, मतलब आपके दो ऑर्बिटल्स, नीचे आएंगे तो बेटा यहाँ पे आपके तीन ऑर्बिटल्स होंगे, या आपके T2G बोले जाएंगे, ठीक है। टोटल बच्चों कितने हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मुझे बताओ जरा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हियर प्रेजेंट। आप बोलोगे सर हर एक ऑर्बिटल के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 के पास कितने, 10 होंगे। तो ये जो डिफरेंस आता है इजी और T2G के बीच का, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बच्चों कितना होगा,
ये जो डिफरेंस होता है दिस इज द 10 डेकोरल डी क्यूब 10 डेकोरल। अगर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो डेल ओ लिखेंगे, ठीक है, डेल ओ इस तरीके से। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 10 डेकोरल, ये आपका डिफरेंस होगा। पूरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही, क्लियर बच्चों? यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? यस, बिल्कुल सही, सभी को समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ से अब मैं बात करने वाला हूँ कि हाई एनर्जी और लो एनर्जी सेट समझ में आ गए, ठीक है। अब यहाँ से मैथमेटिकली थोड़ा निकालने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं लेट द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है बच्चों वो कितनी है? अरे हर एक डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कितनी होगी? कितनी मान लें? 1, हम मान सकते हैं यहाँ पे ना 1 डेल ओ करके, बिकॉज इट इज डिफाइंड फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। 1 डेल ओ बोल सकते हैं, हर एक की बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड में यहाँ पे लिखूंगा स्टेटमेंट एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिटल, भाई यूनिट, भाई टोटल जो ऑर्बिटल्स हैं उसको यूनिटी लेके सॉल्व कर लो। एक्स मानो तो एक्स की जगह बेटर है आप 100% मान लो, आप वन ये मान लो इतनी वैल्यू, तो ईच ऑर्बिटल कितनी हो जाएगी? वो 1/5 हो जाएगी। अरे 5 ही तो थे ना, ऊपर ऊपर कितने थे? 2 थे, नीचे कितने थे? 3 थे, है ना। तो 3/5, ऊपर वाला 2/5, तो उसके रिस्पेक्ट में अपोज होता है, तो नीचे वाला नेगेटिव में रिप्रेजेंट की कोई उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही होती, कल बताया था, तो नेगेटिव में डिफाइन होगा -2/5। ऊपर वाला क्या होगा? वो प्लस में 3/5 होगा, क्योंकि एनर्जी उसकी बढ़ चुकी है। तो मैंने माना कि जो 5 ऑर्बिटल्स थे उनका जो यूनिट कॉन्सेप्ट था वो कितना था? वो 1 आपका था, तो ई से कितना होगा? 1/5 डेल ओ हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब मैं यहाँ से पूछूंगा कि एनर्जी ऑफ लोअर 3 ऑर्बिटल, तो लोअर 3 ऑर्बिटल से तो उनकी एनर्जी कितनी होगी बच्चों? तो उनकी एनर्जी निकालना कैसे निकालें बच्चों, बताओ जल्दी से। टोटल कितनी है? 1 मान लें, तो माइनस बच्चों कितना करें? 3/5। अरे बताओ जल्दी से बच्चों, 1 - 3/5, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से कितना निकल जाएगा? 5 आपका एलसीएम आ जाएगा, 5 इधर होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये बंद कर लो नीचे, 5 - 3, तो कितना हो जाएगा? 2/5। बस लोअर एनर्जी के साथ बात कर रहे हैं, लोअर 3 ऑर्बिटल्स की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2/5 होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो माइनस का रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी बच्चों आपकी डिक्रीज हुई थी रेफरेंस पॉइंट से। एवरेज एनर्जी आपकी डिक्रीज हुई थी, किसकी किसकी डिक्रीज हुई थी? लोअर एनर्जी वाले जो आपके सेट आपके ऑर्बिटल्स थे। पूरी बात समझ में आ गई? नाउ इट इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया बच्चों? अच्छा, ये तो हो गया आपका लोअर एनर्जी वाले। अगर हाई एनर्जी की बात की जाए तो कैसे निकाला जाएगा? ठीक है, अगर मैं बात करूं एनर्जी ऑफ हायर, जो आपकी 2 ऑर्बिटल्स थे, 2 ऑर्बिटल्स, तो 2 जो ऑर्बिटल्स ऊपर थे उनकी अगर आपकी एनर्जी की बात करूं तो कैसे निकालेंगे? 1 - 2/5 करना पड़ेगा, 1 - 2/5 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 1 यहाँ से, ये 5 - 2 कर देंगे सीधा, तो यहाँ से होगा आपका 3/5। अब बोलो सर यहाँ नेगेटिव क्यों लगाया? बिकॉज बच्चों की एनर्जी बढ़ती है, तो बढ़ती है तो मतलब पॉजिटिव के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो प्लस होगा, +3/5 डेल ओ। डेल ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेके हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया बच्चों? यस। इसके बाद एक रिलेशन होता है छोटा सा, हम रिलेशन के बारे में बात करेंगे। यस। तो अगर मैं फाइनली इसको अगर एक बार और रिप्रेजेंट करूं, टोटल अगर हमने हमने यहाँ से वैल्यूज निकाली है मैथमेटिकली, तो यहाँ से आपका ये प्योर थे, यहाँ से आपकी एवरेज एनर्जी डिफाइन हो जाएगी 5 ऑर्बिटल्स का, 1 2 3 4 5, और इसके बाद 2 पार्ट में स्प्लिटिंग थी। एक पार्ट आपका ऊपर जनरेट हुआ था बच्चों 1 2 3, नीचे आपका 2 पार्ट, है ना, इस तरीके से। अच्छा, एक सेकेंड, हम लोग अभी टेट्राहेड्रल को लेके ऑक्टाहेड्रल को लेके बात कर रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल पर जाने दो, टेट्राहेड्रल को बाद में पढ़ाएंगे, रहने दो इसको। टेट्राहेड्रल में सिर्फ ये होता है कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर नीचे होता है, बस और कुछ नहीं। टेट्राहेड्रल बताऊंगा अभी, पहले यहाँ पे हम बात करते हैं। एक रिलेशन यहाँ पे आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेट्राहेड्रल को एक बार बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, पहले ऑक्टाहेड्रल की बात कर लेते हैं। तो एक रिलेशन बच्चों आता है टेट्राहेड्रल के साथ और एक ऑक्टाहेड्रल के साथ। टी का मतलब है टेट्राहेड्रल, ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, टी एंड ओ। ये रिलेशन यहाँ पे आता है डेल टी इज इक्वल टू 4/9 इंटू डेल ओ, ठीक है। इस रिलेशन पे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे, आप नीट क्वेश्चन देखोगे या फिर AIPMT के जो क्वेश्चंस देखोगे, तो इस रिलेशन पे क्वेश्चंस आपके बहुत बार डिस्कस किए गए हैं, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है, ये एनर्जी है, यहाँ पे ये भी आपकी एनर्जी, तो ये आपका ये रिलेशन है। क्लियर? अच्छा, यहाँ तो सभी को समझ में आ गया, रिलेशन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस बच्चों। ओके, इसको बाद हम बात करेंगे कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये किस किस चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन देती है, मतलब यूज क्या है इसका। ठीक है, टेट्राहेड्रल बताएंगे अभी, पहले ऑक्टाहेड्रल को हमने फिनिश कर दिया है, जो इंपॉर्टेंट था। टेट्राहेड्रल बहुत ही इजी है, ऊपर नीचे कर देंगे और कुछ भी नहीं। ठीक है, यस, टेट्राहेड्रल में एनर्जी जिनकी नीचे थी ऑक्टाहेड्रल में, उनको टेट्राहेड्रल में ऊपर कर देते हैं और उनको नीचे करते हैं, ध्यान दो। तो सीएफटी बच्चों एक्सप्लेन करती है, इट एक्सप्लेन हाई स्पिन एंड लो स्पिन स्टेट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, हाई स्पिन एंड लो स्पिन की वैल्यूज को डिफाइन करता है, कहाँ पे स्पिन ज्यादा होगा, कहाँ पे आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होगा। नेक्स्ट बच्चों, ये एक्सप्लेन करती है, इट एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी बच्चों ये एक्सप्लेन करता है। थर्ड पॉइंट अभी निकालेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बच्चों एक्सप्लेन करता है कलर के बारे में। ठीक है, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है बच्चों, कलर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ तो सभी को समझ में आया बच्चों? यस, इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक तरफ मैं लिखूंगा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक तरफ लिखूंगा बच्चों में वीक लिगेंड के साथ कहानी क्या होगी। ठीक है, और वहां पे स्मॉल एन। ठीक है, स्मॉल एन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेयर्ड वगैरह हो उनके साथ हम बात करेंगे। तो देखो, कॉन्फ़िगरेशन अगर आपका D1 होगा, पहले तो हम बात करेंगे बेटा ऑक्टाहेड्रल की। ठीक है, सबसे पहले हम बात जो कर रहे हैं वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेकर बात करेंगे कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उनके अंदर जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आएंगे 1 2। और यहाँ पे रूल्स बच्चों हंस रूल से जब ये इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे, यू हैव ऑलवेज फॉलो हंस रूल। हंस रूल में क्या है, लोअर एनर्जी के लिए और प्लस इलेक्ट्रॉन एनर्जी फिल कर दो, देन ऊपर की तरफ शिफ्ट करो। ये तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को जब फिल करते हैं या टर्टल में जब भी फिलिंग करेंगे, सीएफटी वाला रूल, सीएफटी के अंदर तो हमेशा बच्चों हम लोग हंस रूल, HUND, हंस रूल से ही हम लोग फिलिंग करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ भरे जाएंगे बच्चों, T2G के अंदर। T2G मतलब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स के अंदर भरे जाएंगे, यही कहता है हंस रूल। पहले लोअर एनर्जी में पहले भरो, फिर भरो हाई एनर्जीज के अंदर। पूरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर देखो बच्चों, अगर कन्फ्यूजन 1 है, जहां पे मैं बात करूंगा वीक लिगेंड को लेके, अगर बच्चों वीक लिगेंड की हमने बात करी है तो यहाँ पे डेल ओ की वैल्यू लेस देन होगी पी से। मैंने कल भी डिस्कस किया था, अगर आपको पता होगा। ऑक्टाहेड्रल जो हमारी एनर्जी है डेल ओ, इसकी एनर्जी बच्चों कम होगी आपकी पेयरिंग एनर्जी से। पी का मतलब क्या है, पेयरिंग एनर्जी। व्हाट इज पेयरिंग एनर्जी? पेयरिंग एनर्जी मैंने कल बताई थी। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हम पेयर करते हैं, तो पेयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो वीक फील्ड लिगेंड होगा, तो वीक फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग करता है नहीं है, तो उस केस में उसकी पेयरिंग एनर्जी कम होगी, डेल ओ की वैल्यू आपकी ज्यादा। डेल ओ मतलब क्या, वो क्रिस्टल फील्ड वाला। ठीक है, वो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वीक लिगेंड के लिए ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट। तो अगर मैंने D1 कन्फ्यूजन लिया तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन तो D1 में ही आएगा, T2G में पहले भरा जाएगा। तो क्या लिखूं मैं, T2G ये 1 हो जाएगा, EG आपका 0। यहाँ पे N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कितने होंगे, डेफिनेटली 1 होगा। अच्छा, अगर मैंने D2 लिखा है, बेटा हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, D2 लिखा है, तो मुझे बताओ, पहले वीक लिगेंड की बात करेंगे फिर स्ट्रॉन्ग के साथ बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फिर से बच्चों T2G कितना हो जाएगा 2 और EG कितना होगा 0। भाई पहले T2G में भरा जाएगा ना, T2G तो नीचे ही है, तो T2G पहले भर लो लोअर एनर्जी वाले, फिर आपके EG की तरफ चलेंगे। यस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड दिख रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं D3 के साथ बात करूं तो क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ। T2G कितना हो जाएगा 3, फिर से इलेक्ट्रॉन आके फिर से भर जाएगा, EG स्टिल 0। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, तीनों के तीनों अनपेयर्ड होंगे। इसी तरीके से अगर D4 आएगा तो फिर कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो D4 में जैसे आपका चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 3 तो आपके भर चुके हैं, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जाए बच्चों, तो 4 जाएगा T2G3 हाफ फिल्ड हो चुका है,
तो ये मूव करेगा EG1, EG ऊपर, वहां पे आपका भरना है साथ, पहले नीचे वाले भर जाएंगे तीनों, एक एक एक, एक एक्स्ट्रा आएगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। पूरी बात समझ में आ रही है? कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे D5 आता है तो कैसे भरा जाएगा? तो पता है टी, अभी EG में एक खाली होगा तो T2G तो आपका 3 होगा, बट EG क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है? 5 अनपेयर्ड है। तो अब आप यहाँ से इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हो, म्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो बताओ जरा म्यू यहाँ पे कितना है? यस, बताओ बच्चों, म्यू कितना आएगा इसके लिए? अरे फॉर्मूला तो पता है, अंडर रूट n/n+2। ठीक है, उसी से फॉलो करना है। कितनी इसकी वैल्यू आएगी 1 के लिए? 1.73। ठीक है, यस बिल्कुल। यहाँ से n=2, √2 नहीं, पूरा उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यस, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स बराबर ही आती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। 2 पॉइंट, ये 2 है तो 2 से थोड़ा सा ऊपर 2.84 ये कुछ आती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड तो 3.90, 4 अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे तो 4.92, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 5.03। इस तरीके से वैल्यूज आपकी निकल के आती हैं। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आई? वीक फील्ड लिगेंड को लेकर D5 तक क्लियर हो गया। वीक फील्ड लिगेंड हो गए तो बच्चों प्लीज ध्यान देना है, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो उस केस में डेल O की वैल्यू ज्यादा होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्रिंग एनर्जी सॉरी कम होगी एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएंगे तो पेयरिंग ज्यादा करते हैं, तो पेयरिंग ज्यादा करते तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी कि कम होगी? बताओ मुझे, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी कम होगी? वहां पेयरिंग एनर्जी कम हो जाएगी और डेल O की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? ज्यादा हो जाएगी। लेकिन वीक फील्ड में क्रिस्टल फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कम होती है, पेयरिंग एनर्जी आपकी अधिक। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा वीक फील्ड लिगेंड में और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आपका आता है D6। D6 के साथ बात करें, D5 तक हो चुका था, D5 की बात करेंगे। D6 की, D5 में क्या हुआ? D5 में कुछ ऐसा हो जा रहा है, एक बार समझ लो। यहाँ पे D5 में कुछ ऐसा हुआ, 1 2 3 नीचे 2 भर गए हैं और 2 ऊपर भर गए हैं। अंशुल फॉलो कर रहा है, बराबर फीलिंग हो रही है? देखो ध्यान से, एवरेज एनर्जी की बात, ये तो स्प्लिटिंग हुई थी, भर गए। जैसे छठवां इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कहाँ जाएगा बताओ मुझे? छठवां इलेक्ट्रॉन आएगा तो बच्चों क्या करेगा? फिर से लोअर एनर्जी से स्टार्ट करेगा, पेयरिंग स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे छठवां यहाँ पे आएगा, 7th यहाँ पे आएगा, 8 यहाँ पे आएगा, 9 यहाँ पे आएगा, 10 आएगा, हो गए पूरे के पूरे फील। ठीक है, उसी को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। तो अगर D6 लिखा है तो D6 में मैं कैसे लिखूँ? T2G क्या हो जाएगा? T2G हो जाएगा कितना बच्चों? T2G 4, 3 से 4 हो जाएगा। EG स्टिल कितना होगा? 2 होगा, बिल्कुल सही। कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे बताओ जल्दी से? T2G में 4 हो गए। 4 का मतलब 1 2 3, एक यहाँ 4, EG वाला ऊपर था है ना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड? तो आंसर होगा 1 2 3 4। तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे, राइट? व्हाट इज द आंसर? 4.05। इस तरीके से आंसर आते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैल्यूज आपकी होगी तो उनको आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल के बाद कुछ वैल्यूज में चेंज है तो उससे कोई असर नहीं पड़ता है, ऐसे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं D7 की बात करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? T2G कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? 5 हो जाएगा। ठीक है, EG कितना रहेगा? 2 रहेगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है? बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन्स कितने अनपेयर्ड? 3 होंगे। और इसको समझा कि नहीं समझा आपने? T2G बचो 5 क्या? 1 2 3। ठीक है, हंसुल कहता है पहले आपने ऊपर नीचे फिल किया होगा 5, तो ये सर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए D7, तो क्या किया जाए? यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है? 1 2 3। पूरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर? तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। जब 3 अनपेयर्ड है तो डाइपोल मूवमेंट, आप यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना जाएगा इसका? 3। हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है तो कितना होगा? 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.90 आता है। आप फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर बच्चों D8 की बात करते हैं, इस पे क्वेश्चंस कराएंगे, कंपाउंड लेके भी क्वेश्चंस कराएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड कितने हैं, उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे। अगर D8 आ गया तो क्या होगा? तो T2G पूरा भर जाएगा। T2G कितना? 6 हो जाएगा। EG अभी भी आपका 2 रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स कितने अनपेयर्ड होंगे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे। ऊपर वाले दोनों अनपेयर्ड होंगे ना? यस, EG वाले अनपेयर्ड होंगे। और फिर यहाँ से आंसर होगा 2.84। ठीक है, इसके बाद आपका D9 आएगा। तो पता है T2G तो पहले भर चुका है नीचे वाला। EG में एक इलेक्ट्रॉन और तो EG3 हो जाएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड? ओनली 1 अनपेयर्ड। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1.73। और D9 की या D9 का D10 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका T2G कितना? 6 और EG आपका 4। सारे के सारे पेयरिंग हो चुकी है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड? 0।
और जीरो का मतलब जीरो डाइपोल मोमेंट, बी जीरो आपका मैग्नेटिक मोमेंट। पूरी बात समझ में आ गई? वीक फील्ड लिगेंड को लेकर क्लियर हो गया सारी कॉन्सेप्ट? यस। अब बात करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड को लेकर। तो हम लोग अभी बच्चों हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ही बात कर रहे हैं। अब यहाँ से लेते हैं बच्चों हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आएंगे तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो डेल ओ की वैल्यू है वो अधिक होती है बच्चों पेयरिंग एनर्जी से। ठीक है, बस। कल एक क्वेश्चन भी कराया था ना, इसके ऊपर एनर्जीज मैंने दे रखी थी, फिर कंपेयर कराया था तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड, आपको लगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, यस। तो इसके बाद यहाँ से हम बात करेंगे कि भाई अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो आंसर कैसे बनेगा, लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बात करेंगे हम लोग, D1। कंफ्यूजन D1 से स्टार्ट होगा। तो D1 से जब स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन हमारा यह है कि यहाँ पे T2G क्या हो भाई, एनर्जी तो नीचे, T2G वालों की एनर्जी नीचे है, तो T2G में पहले 1, तो इजी आपका 0। कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड 1, मैग्नेटिक मोमेंट कितना 1.73। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हैं, आप अगर सीधा ध्यान रख सकते हो तो बहुत ही ईजी है, नहीं तो फॉर्मूला लगा के निकाल दो। तो अगर D2 आएगा तो फिर कहाँ जाएगा, T2G2 हो जाएगा। Eg स्टिल 0, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही अनपेयर्ड होंगे, मतलब ये हो जाएगा 2.84 के समथिंग। इसी तरीके से बच्चों अगर D3 आएगा तो फिर क्या बनेगा, D3 जल्दी से बताओ, T2G3 और Eg बच्चों 0। कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड 3, 3 का मतलब 3.90 समथिंग आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों D4 की बात करें तो D4 में क्या होगा, T2G, बताओ जल्दी, T2G4 होगा? बिल्कुल सही है कि नहीं होगा? इजी भरना स्टार्ट करेगा, बताओ जल्दी से, किसमें होगा? जब वीक फील्ड लिगेंड होगा, समझने वाली बात है। जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वीक फील्ड लिगेंड में पैटर्न क्या होता है, तो वीक लिगेंड के अंदर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो उस केस में बच्चों जो स्प्लिटिंग होती है उसका कॉन्सेप्ट आपको पता है कि ऊपर और एक यहाँ पे नीचे वाला सेक्शन होगा। यहाँ पे आपके 2 ऑर्बिटल्स होंगे, यहाँ पे आपके 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ऊपर वाला आपका इजी है, नीचे वाला आपका T2G है। ठीक है, 1 सेकेंड, ये नीचे वाला आपका 2TG है। ठीक, अच्छा। लेकिन जब वीक लिगेंड होगा तो ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 1 1 फिर ऊपर जाएगा, पहले सबको हाफ फील्ड करेगा, बिकॉज वहां पे ये पॉइंट है कि जो डेल ओ की वैल्यू होती है वो कम होती है पेयरिंग एनर्जी से। वीक फील्ड लिगेंड के साथ बात कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही है बच्चों? डेल ओ की वैल्यू कम होती है, ऑक्टाइड जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू कम होती है एज पेयरिंग एनर्जी। तो पहले वो सब में फिलिंग करेगा, वो ऊपर भी फिलिंग करेगा, नीचे स्टार्ट करेगा, ऊपर भी हाफ फील्ड कर देगा, फिर नीचे आ जाएगा जब इलेक्ट्रॉन आने स्टार्ट होंगे तो इस तरीके से पूरा फिलिंग करेगा। ये वीक फील्ड लिगेंड की कहानी है। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं तो ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पहले क्या करता है, जो नीचे वाले उनको पहले पूरा का पूरा फिल करता है, हाफ फील्ड, फुली फील्ड, फिर ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं। ये कहानी आती है वीक आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो जब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की बात करेंगे तो उस केस में जो एवरेज एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं, जो हाइपोथेटिकल एनर्जी वाले हैं, ये 2 पार्ट में कैटेगराइज होंगे। ऊपर वाला पार्ट तो आपका यहाँ पे T2G होगा, ठीक है, नीचे वाला पार्ट आपका इजी होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ बात करते हैं तो यहाँ पे डेल ओ की वैल्यू बच्चों ज्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से, जिसकी वजह से क्या होता है, पहले पेयरिंग होती है। तो पेयरिंग किस तरीके से होगी वो जो को समझो। सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 हाफ फील्ड, फिर नीचे ही फिल करेंगे फुली फील्ड, फिर ऊपर जाएंगे और इस तरीके से फिलिंग करेंगे। पूरी बात समझ में आ रही है? पहले नीचे वाला पूरा फिल करेंगे फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। ये बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कहानी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेकर। पूरा क्लियर हो रहा है? यस। अब यहाँ से फिलिंग कर लो हम लोग। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, T2G4 हो जाएगा सीधा, और Eg स्टिल 0। कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे बेटा, T2G4 मतलब 1 2 3 1 4, तो 2 ही तो अनपेयर्ड होंगे। और यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों? T2G4 की बात कर रहा हूँ मैं। नाउ इट इज क्लियर, दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, तो यहाँ से 2 के लिए निकालोगे तो 2.84 समथिंग इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। अगर D5 के साथ बात करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, T2G कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, 5 हो जाएगा। 6 भर सकते हैं ना मैक्सिमम। Eg स्टिल 0। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे बताओ बच्चों जल्दी से, कितने अनपेयर्ड होंगे? यस, 1 ही होगा, एक बचेगा, इसकी वैल्यू कितनी 1.73 समथिंग। इसी तरीके से अगर आपका यहाँ पे D6 आएगा, ध्यान दो, अगर आपका D6 आता है तो D6 में आंसर क्या बनेगा, D6 आएगा तो यहाँ से T2G पूरा भर जाएगा, T2G6 हो जाएगा, इजी आपका 0 रहेगा। देख लो T2G पूरा फिल हो चुका है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं होगा, तो n इक्वल टू कितना होगा 0। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू भी कितनी होगी 0। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड का ऐसा नहीं था। वीक फील्ड लिगेंड के अंदर जब मैंने D6 की बात करी थी तो वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड थे। कितने थे? 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड थे।
जब 4 अनपेयर थे, हम D6 की बात कर रहे हैं, D6 में क्या था, वहां पे T2G 4 था, Tg आपका 2 था, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर थे, वहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट निकल रहा था, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट आपका नहीं निकलेगा, बिकॉज यहाँ पे जीरो फीलिंग आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसी तरीके से D7 पे आते हैं, तो D7 के साथ बच्चों क्या हो जाएगा, T2G जो भरी गया ना पूरा 6, अब यहाँ से स्टार्ट Eg1 कर दो। कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, एन की वैल्यू 1 अनपेयर्ड, एक ही ऊपर होगा तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल पाओगे, 1 का मतलब 1.73 के अराउंड आपका निकल के आता है। इसी तरीके से हम D8 के साथ बात कर सकते हैं, तो D8 में बच्चों क्या होगा, T2G6 और Eg2, तो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, और दो के साथ बात करेंगे तो 2.84 समथिंग मैग्नेटिक मूवमेंट। D9 की बात करेंगे तो कितना होगा, T2G6 और Eg कितना हो जाएगा बच्चों 3, Eg3 कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है 1, 1 का मतलब 1.73, और लास्ट आएगा आपका D10, D10 का मतलब हो जाएगा T2G6 पूरा, Eg आपका 4, 0 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू 0। समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया, यस बिल्कुल। ओके, तो यहां से बच्चों एक कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है, यस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि इन केस ऑफ D1, D2, D3, D8, D9 and D10 configuration does not depend upon strength of ligands, but नीचे बात करते हैं, but in case of D4 configuration, D5 configuration, D6 configuration और D7 configuration, ठीक है, जो बचे हुए हैं D4, D5, D6, D7 configuration, ठीक है, depends upon strength of ligands। आपने कैसे समझा है इसको, डाइपोल मूवमेंट के बेस पे समझा, आप जरा चेक करो, अपन बच्चों चेक करेंगे D1 दोनों वाले केस में, देखो दोनों का बराबर वैल्यू आ रही थी, बताओ, वन इलेक्ट्रॉन अनपेयर था, वन इधर भी अनपेयर था, जरा याद करो, D1 के साथ वन इलेक्ट्रॉन अनपेयर था दोनों वाले केस में, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, आंसर मैग्नेटिक मूवमेंट का बराबर आ रहा था। D2 पे आओ, दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर थे, तो यहाँ भी आंसर सेम बन रहा था। D3 पे आओ जरा, कितने अनपेयर थे, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर थे। अच्छा, इसके बाद D4 पे आते हैं, तो D4 में जब वीक फील्ड लिगेंड है तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर थे, अरे D4 में 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर थे वीक के साथ, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर थे, तो इसलिए D4 क्या डिपेंड करेगा ना, बताओ जल्दी से, D4 डिपेंड करेगा बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के ऊपर, बात समझ में आ रही है। ऐसे इस तरीके से आपका D5 आएगा, D5 में जब वीक फील्ड लिगेंड था तो 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर थे, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कितना था बच्चों अनपेयर, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर था स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ, तो ये भी डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स के ऊपर। इधर D6 आएगा, वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर थे, पढ़ा हम लोगों ने, यहाँ पे 0 था, ठीक है, अरे 6 नीचे भर गए थे ना स्ट्रॉन्ग के साथ, ऊपर खाली था 0, तो वहां पे 0 इलेक्ट्रॉन अनपेयर थे। इस तरीके से D7 आएगा, तो D7 में बात करें तो यहाँ पे वहां पे कितने थे, वीक फील्ड के साथ बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर थे, यहाँ पे कितना था, ओनली 1, तो ये भी डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के ऊपर। D8 की बात करें तो 2 इधर भी थे, 2 उधर भी थे, 2 ही 2 थे ना, तो ये डिपेंड नहीं करेगा। D9 के साथ बात करेंगे, D9 में 1 इधर था 1 इधर था, तो इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा कि आपको मेरी, और D10 की तो बात छोड़ दो, D10 तो आपका 0 आता है, उससे कोई मतलब नहीं। तो क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि D1, D2, D3, D8, D9 चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है चाहे वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे इनके जो आपके, हाँ D10 वो तो 0 0 आता है, ठीक है, तो इनके जो आपकी वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दोनों जगह डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बराबर आ रही है, तो ये कभी भी ये कंफ्यूगरेशन जो स्ट्रेंथ है लिगेंड की उस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, चाहे वीक फील्ड था चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड था, आंसर आपका बराबर आ रहा था, बिल्कुल सही, फीलिंग अलग हो रही थी लेकिन आंसर बराबर निकल कर था मैग्नेटिक मूवमेंट का। नेक्स्ट, अगर बच्चों यहाँ पे कंफ्यूजन D4 है, D5 है, D6 है, D7, तो यहाँ पे आंसर आपके अलग निकल रहे थे डाइपोल मूवमेंट के, तो मतलब यहाँ पे बिल्कुल कहीं ना कहीं जब मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू अलग निकल के आ रही है कंपाउंड्स की, सेंट्रल मेटल एटम या आयन की, तो उस केस में आपका जो लिगेंड की जो स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड कर रहा है कुछ ना कुछ,
ठीक है, जिसकी वजह से इनके आंसर आपके अलग बनेंगे। पूरी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी बच्चे को? बहुत अच्छे, बहुत सही। अब इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। देखो हर एक चीज समझ में आएगी आपको, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों, बिल्कुल आसान है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे तो वहां पे स्प्लिटिंग कैसे होती है, तो ले लो यहाँ पे, ये सेंट्रल मेटल एटम है, कल भी आपको बताया था। टेट्राहेड्रल तो बच्चों यूं बनता है, देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो ऐसे बनता है ना, हम लोगों ने पहले भी देखा है, यहाँ पे एक लिगेंड आएगा, एक लिगेंड यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक आपको पता है लिगेंड हमेशा एक्सिस के अलॉन्ग ही चलते हैं, वहां पे जाके अटैक करते हैं, या बीच में आपका सेंट्रल मेटल एटम है, कोई कंफ्यूजन? एक्सिस की बात करें तो बच्चों कैसे बना सकते हैं, सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक, और यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, नाउ दिस इज बाई एक्सिस, ठीक है। अब ऐसा नहीं है इस लिगेंड को आप इधर बना सकते हो, आपकी मर्जी, आप जिधर भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं, इसको लिगेंड को यहाँ बनाओ चाहे इधर बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे बाई एक्सिस ले लिया मैंने, अच्छा जेड किधर लूँ, तो जेड थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इस तरीके से, ये आपका जेड एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये बाई है, ये आपका जेड है। उसके रिस्पेक्ट में देख लो मैंने लिगेंड को इस तरीके से डिफाइन किया है। पूरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर है बच्चों, ठीक। अच्छा अब यहाँ से आपके जो इजी और जो आपके T2G हैं, इनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इजी और 2TG को समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, तो ध्यान देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम लोग 2TG के साथ। तो T2G जो है, T2G है, T2G, 2TG नहीं, T2G, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 ऑर्बिटल्स आपके डी जनरेट होंगे, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेकर, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स। अब 3 कौन कौन से, वही है आपके डी एक्स बाई है, डी बाई जेड है, और आपका डी एक्स जेड है, यही 3 ऑर्बिटल्स हैं। जब आपके इनके तीनों के स्ट्रक्चर तो पता ही है, डी एक्स वाई की बात करोगे तो यूं बनेगा, देख लो बच्चों, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे बाई है। जब लिगेंड आएंगे तो लिगेंड इधर से आएंगे, ध्यान दो, लिगेंड इधर से आएगा, है ना, और इधर से आएंगे लिगेंड, ठीक है, यहाँ से आएगा लिगेंड, इधर से लिगेंड आएगा, ठीक है ना। तो ये तो वेरीफाइड करेगा नहीं भाई, आपको पता है कि एक्सिस के अलोंग आने वाले हैं लिगेंड, लेकिन हमारे लोब्स तो बच्चों यहाँ पे हैं, तो फिर से वही दिक्कत होगी, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो गया, ठीक है। इसी तरीके से डी बाई जेड बना सकते हो, डी बाई जेड में ये बाई ले लिया, ये जेड ले लिया, तो यहाँ भी लिगेंड आपके इस तरीके से आएंगे, है ना, अलोंग द एक्सिस आपको देखने को मिलेंगे, और सेम बच्चों डी एक्स जेड के साथ भी होगा, ठीक है। पूरी बात समझ में आ रही है, क्लियर यहाँ तक? ओके, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जो T2G ऑर्बिटल्स हैं वो पॉइंट डायरेक्टली टू द लिगेंड। क्या वो लिगेंड की तरफ डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारा ये है, क्या वो लिगेंड की तरफ डायरेक्टली कंबाइन करेंगे, मुझे बताओ। मुझे तो नहीं लग रहा है, यहाँ तो नहीं हो रहा है, थीटा आपका 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है, क्या ये पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, बताओ मुझे। तो एक पॉइंट ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को फॉलो करेंगे, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो T2G के साथ बात करते हैं, वहां पे जो आपके सामने से आने वाले लिगेंड हैं वो बच्चों अलोंग द एक्सिस नहीं आएंगे, ठीक है, अलोंग द एक्सिस नहीं आएंगे, तो फिर वो कैसे आते हैं, वो बच्चों आते हैं जिधर आपके लोब्स हैं, जिधर लोब्स होंगे उसके अलोंग आपके आते हैं। या आपको बात ध्यान रखनी है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेके, इसमें ये एक्स था, इसमें आपका ये बाई था, तो जब लिगेंड आते हैं ना तो लिगेंड यहाँ पे आपके इस तरीके से आएंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या था, अलोंग द एक्सिस आते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बच्चों क्या होगा, जो लिगेंड आते हैं, वो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब वो लिगेंड आते हैं, ठीक है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट है, इसमें तो डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लो। जब लिगेंड आते हैं तो बच्चों लोब्स के अकॉर्डिंग आते हैं, जिधर लोब्स है उसके साइड से आएंगे, तो यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट ओवरलैपिंग होती है, देख लो आप, यहीं तो आ रहा है लिगेंड, यहाँ लिगेंड आ रहा है, यहाँ पे लिगेंड आ रहा है, बहुत सही। तो T2G में हम बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगी, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो T2G ऑर्बिटल्स हैं वो पॉइंट डायरेक्टली टू लिगेंड, तो रिपल्शन डेफिनेटली बढ़ेगा और एनर्जी की वैल्यू भी आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन बाकी जो बचे हुए इजी वाले उनके साथ थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, इजी के साथ, तो इसलिए टेट्राहेड्रल वाला ऑक्टाहेड्रल का अपोजिट होता है, उसके पीछे यही रीजन है, ठीक है, जब जो लिगेंड आते हैं उनका कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं इजी के साथ बात करूं डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को लेके, ठीक है, बाई स्क्वायर को लेके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। लेकिन जब यहाँ पे आपके लोब्स आएंगे तो लिगेंड्स बच्चों कहाँ से आते हैं, टेट्राहेड्रल में लिगेंड बीच में आएंगे, इस तरीके से ध्यान दो, बीच में आएंगे। तो
अब यहाँ पे एंगल आपका 45 डिग्री होगा, ध्यान दो। T2G के साथ 0 डिग्री, EG के साथ आपका 45 डिग्री, किस केस में? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के साथ, यही आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से अगर आपका DZ² आता है तो भी आप बना सकते हो। DZ² कैसा बनता है? ये Z एक्सिस ले लो, यहाँ बीच में इस तरीके से क्लाउडिंग है और यहाँ पे ये है, और जब भी यहाँ पे आपके आएंगे तो इस तरीके से आएंगे। ध्यान दो बच्चों, बात समझ में आ रही है? यस, ये सब के सब लिगेंड है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो EG ऑर्बिटल्स हैं वो डज नॉट पॉइंट डायरेक्टली टू लिगेंड, तो रिपल्सन की वैल्यू बच्चों डिक्रीज, एनर्जी भी आपकी डिक्रीज। तो इसलिए हमारा जो रिजल्टेंट ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, डैश 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 करके कुछ इस तरीके से। ध्यान दो, ये पॉइंट आएगा और ये आपका वेरी सेंटर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ की जो एनर्जी होगी डिफरेंस वो डेल O नहीं, अभी डेल T होगा। T का मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। ऊपर वाली यहाँ से यहाँ देखो, ऊपर यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ? EG मिलेगा, 2TG मिलेगा, जल्दी बताओ। EG या T2G, ऊपर क्या मिलेगा? हाई एनर्जी वाला है ना, तो हाई एनर्जी वाले क्या होते हैं? यहाँ पे क्या होंगे? जहाँ पे रिपल्सन ज्यादा है, रिपल्सन ज्यादा कहाँ पे? T2G। T2G ऊपर होगा, और EG कहाँ पे? ये आपके लोअर एनर्जी वाला होगा, और ये होगा आपका EG। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट बताइए, दोनों में डिफरेंस मिक्स मत कर देना। ठीक है, यस। तो अब बताओ मुझे एनर्जीज के बारे में बात करूं तो इसकी एनर्जी क्या होगी, जल्दी से बताओ। ऊपर 3 होंगे, T2G का मतलब 3, 1 2 3। नीचे कितने होंगे? 2, 1 and 2। तो उसके हम अपोजिट बात करते हैं, कितना पॉइंट आपका डिक्रीज हुई, तो आपका रेफरेंस वाला है, दिस इज अ रेफरेंस। ठीक है, तो नीचे वाला आपकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो माइनस में कर सकते हैं रिप्रेजेंट, तो माइनस में 3/5 डेल T होगा। लेकिन डेल T ऊपर वाला क्या हो जाएगा? नीचे 2 है तो T के ऊपर ऊपर कितना इंक्रीज किया है, तो वो आपका 2/5 हो जाएगा, 2/5 डेल T। ठीक है, तो मैथमेटिकली भी निकाला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, और वैसे भी आप समझ लो। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डिफाइन होता है। अब इसके बाद आते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? ये होता है बच्चों प्लस 0.4 डेल T। वो जो डिवाइड है ना, उसको डिवाइड कर दो, जो आपका 2/5 है उसको डिवाइड कर दो, 0.4 आ जाएगा। 3/5 को डिवाइड करोगे तो आपका माइनस में 0.6 आता है, जो बताया था वही 0.4 यहाँ पे लिया, 0.4 इंटू डेल T। ठीक है, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होगा N T2G में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे वो वाले। ठीक है, प्लस माइनस में 0.6 इंटू डेल T, और लास्ट में होगा बेटा मल्टीप्लीकेशन होगा N आपका EG, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे आपके EG के साथ, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से आपकी CF ऐसी की वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बात करते हैं यहाँ पे इनके कन्फिग्रेशन को समझते हैं। तो यस देखो बच्चों, कन्फ्यूजन में हम क्या बात करते हैं, प्लीज ध्यान देना यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बच्चों जो फॉर्म्ड होते हैं तो जनरली इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड होंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान देना, जब वीक लिगेंड होंगे तो उस केस में ही, क्यों हुआ क्या है आप जरा समझो, एक सेकंड रुकते हैं, चलो बच्चों, है ना, बात करते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब बच्चों टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर वीक लिगेंड जब आएंगे तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बहुत प्रॉपरली दिखाई देगा। ऐसा क्यों, बताओ मुझे। टेट्राहेड्रल का मतलब बच्चों है sp3, मैंने थोड़े दिन पहले बताया था, 2 दिन पहले आपको। टेट्राहेड्रल का मतलब है sp3। तो इस sp3 में ये s कौन सा है, कोई बताएगा मुझे जल्दी से? 4s वाला। ठीक है, p कौन सा है बच्चों? 4p वाला है। नाउ इट इज क्लियर। तो अगर बच्चों टेट्राहेड्रल में, अगर समझना ध्यान से, कोई अगर ऐसा बोलता है कि टेट्राहेड्रल का यूज करके, नहीं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करने के लिए क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ सकते हैं, क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से क्या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन सकता है? आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते हैं तो बच्चों को करते हैं पेयरिंग। क्या करते हैं? पेयरिंग। जब वो पेयरिंग करेंगे तो डी ऑर्बिटल अंदर भागेंगे, अंदर भागेंगे तो डी पार्टिसिपेट करेगा। है, बात समझ में आ रही है? टेट्राहेड्रल का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएंगे तो डी इलेक्ट्रॉन्स अंदर भरे जाएंगे, जब अंदर भर जाएंगे तो बच्चों क्या होगा? इनर डी पार्टिसिपेट करेगा, इनर डी पार्टिसिपेट करेगा। तो इसका मतलब समझ में आता है कि यहाँ पे एक डी आएगा, एक एस आएगा, पी के 2 आएंगे। ये डी कौन सा होगा? 3D होगा। ये एस कौन सा होगा? 4s होगा। ये पी कौन से होंगे, जल्दी से बताओ? 4p वाले होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अभी भी इसके पास 4 ही ऑर्बिटल हैं, देख लो इसके पास कितने हैं? 4 ऑर्बिटल हैं। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए एक स्टेटमेंट जनरेट होता है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो हमेशा इन दी प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड ही बनते हैं। क्यों?
क्योंकि वहां पे आपका sp3 हाइड्रेशन होता है, जिसमें S आपका 4s होता है, P आपका 4p होता है। लेकिन जब बहुत बड़ी बात है, ये समझने वाली बात है, कॉन्सेप्चुअल है, तो अगर बच्चों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाएंगे तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग होने से डी आपका पेयर्ड हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चों क्या बनेंगे, यहाँ से बनेंगे इनर फील्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहां से क्या होगा बेटा, लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन सब पेयर्ड हो जाएंगे तो लो स्पिन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड बचेंगे नहीं, इनर पेयर्ड इनर फील्ड आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। और जब पेयरिंग नहीं होगी बी फील्ड की वजह से, तो यहाँ पे sp3 इसलिए टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो बच्चों कैसे होंगे बताओ जल्दी से, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। दूसरा बच्चों क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं? इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के साथ कभी भी बच्चों हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं लेंगे, ये गलती नहीं करनी है, पहली चीज। ठीक, अच्छा अब हम आते हैं इनके कॉन्फ़िगरेशन पे। मैंने बच्चों D1 लिया है, तो मुझे बताओ वीक फील्ड लिगेंड के साथ बच्चों क्या होता है। वीक फील्ड लिगेंड के साथ जो डेल टी की वैल्यू होगी वो आपकी लेस होगी पेयरिंग एनर्जी से। डेल टी मतलब क्या है, डेल टी बच्चों क्या है, ये आपकी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग एनर्जी है। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड के साथ यही होती है। तो अगर D1 कन्फ्यूजन आएगा तो बच्चों क्या भरा जाएगा, देख लो ध्यान से, T2G 0, इजी, इजी नीचे आया था ना, इजी नीचे था, T2G ऊपर था, इजी में पहले भरा जाएगा, इजी 1 हो जाएगा। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, ओनली 1 अनपेयर्ड। आप निकाल सकते हो बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 के अराउंड। समझ में आ रहा है सभी को, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, इसी के बाद अगर बच्चों यहाँ से आपका D2 आता है, ठीक है, तो यहाँ से बनेगा आपका T2G 0 और इजी आपका 2। नेक्स्ट यहाँ से क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे, आप निकाल पाओगे 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 84 समथिंग। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पे आपको बाकी आप यहाँ पे फिल करना। ठीक है, D3 D4 अप टू D10, इन सब पे आप लोग आंसर यहाँ पे निकालना। और एक बार इसके ना, मैं जो फिलिंग वाला कॉन्सेप्ट है उसको मैं एक बार एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ क्या है। देखो यहाँ से आपकी रेफरेंस होगा, ठीक है, पांचों ऊपर जाएगा तो यहाँ से एवरेज एनर्जी डिफाइन होगी। ध्यान दो बच्चों कि एवरेज हाइपोथेटिकल है, ठीक है, ये आपके रियल कॉन्सेप्ट आयंस वाला है, ऑर्बिटल यहाँ से हाइपोथेटिकल है। तो इनके साथ जब आप आपकी स्प्लिटिंग होगी तो उस स्प्लिटिंग को समझना है। नीचे वाला कौन सा होगा जल्दी से बताओ, नीचे बच्चों कौन सा होगा, इजी होगा, अरे पूरी बात समझ में आ रही है। नीचे बच्चों कौन होगा इजी, ऊपर कौन होगा T2G, T2G। फिलिंग शुरू करो जल्दी से। तो फिलिंग में क्या होगा, हंट रूल फॉलो किया जाएगा, एनर्जी के बेस पे कॉन्सेप्ट है। तो पहले बच्चों इजी में मैं D1 बोलूँ तो 1 यहाँ पे, D2 बोलूंगा तो यहाँ पे D3। D3 बताओ कहाँ फिल किया जाए, D3 में क्या इजी भरा जाए, नहीं ऊपर जाएगा, D3 में ऊपर, D4 यहाँ पे, D5 यहाँ पे, ये हो गया D5 तक, बिल्कुल सही। D5 समझ में आ गया, क्या बोलेंगे T2G 3, इजी कितना, इजी कितना, EG2 है ना, यस। अब इसके बाद आएगा D5 के बाद D6 आएगा, D6 में क्या होगा, T2G तो 3 रहेगा, लेकिन इजी वाले में क्या हो जाएंगे 2 से 3 ही, नीचे लोअर एनर्जी वाला है, फिर से यहाँ फिलिंग स्टार्ट हो गई। तो मतलब ये ऐसा हो गया, फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ये बनेगा पूरा आपका स्टेप। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है ना उनको आप प्लीज निकालना जो आपको मैंने बताई है। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन हो बच्चों, नहीं है? ठीक है, चलो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि अगर बच्चों यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के कुछ एप्लीकेशंस भी आते हैं, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन आता है नेचर ऑफ मेटल। तो नेचर ऑफ मेटल पे हमारी जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबल एनर्जी है वो कैसे डिपेंड करती है। तो बच्चों 3D की एनर्जी हमेशा कम होगी, 4D की इससे अधिक होगी, 5D की एनर्जी हमेशा अधिक होगी। अगर आपका मेटल बच्चों 5D आपके सीरीज से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वहां पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबल एनर्जी कैसी होगी बच्चों, मैक्सिमम होती है। सेकेंड अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ लिगेंड के साथ, नेचर ऑफ लिगेंड, तो इसमें आपका जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो ग्रेटर शो करता है बच्चों वीक लिगेंड कंपैरिजन में। प्लीज ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबल एनर्जी आपकी बेटर मैक्सिमम शो करता है एज कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो रहा है सभी को, बिल्कुल सही है ना। अब इसके बाद, हाँ बिल्कुल, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी आता है। अगर मैं एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे नेचर ऑफ लिगेंड हो गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करता है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल जो एटम है उसके रिस्पेक्ट आंसर कैसे बनता है, तो बच्चों क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होगी वहां पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबल एनर्जी भी क्या होगी आपकी ज्यादा होगी।
ये कंपैरिजन करने को आता है कि चार चार गिवन कंपाउंड है, बताओ कौन सी अधिक कौन सी कम, क्या ऑर्डर सही है क्या ऑर्डर गलत है, ये सब ध्यान देना। नेक्स्ट आता है बच्चों नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स इस पे कैसे डिपेंड करती है सीएफएससी। तो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स बेटा आपको ध्यान देना कि ऑक्टाहेड्रल की अधिक होती है एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसका देख जिसको अभी फॉर्मूला बताया था ना कि जो डेल टी होता है वो 4/9 डेल ओ होता है। ठीक है, इसको जरा सॉल्व तो करो, 9 से डिवाइड करो 4 को तो 0.45 आएगा। तो मतलब डेल टी की वैल्यू क्या होगी 0.45 डेल ओ हो गया। आपको समझ में आता है 45% वैल्यू क्या हो रही है, 45% वैल्यू डेल ओ के कंपेरिजन में डेल टी की, आपकी डेल टी की जो वैल्यू क्या निकलेगी 45% ऑफ डेल ओ। अरे बात समझ में आ रही है, नाउ इट इज क्लियर। यस बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक, बिल्कुल। इसके बाद बच्चों हम बात करने वाले हैं जॉन टेलर थ्योरम, जॉन टेलर इफेक्ट या जॉन टेलर थ्योरम। तो जॉन टेलर थ्योरम के अंदर बच्चों है क्या कि आपके जो कंपाउंड जिस तरीके से दिखते हैं वो उस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूज नहीं दिखेंगे, उसमें कुछ चेंज होगा। चेंज क्या होगा बच्चों, डिस्टोर्शन। ठीक है, उसमें चेंज होगा बच्चों डिस्टोर्शन। तो डिस्टोर्शन क्यों क्यों होगा, तो उसके पीछे कहानी है बेटा। डिस्टोर्शन इसलिए होगा कि जो आपकी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जो आपकी डी जेड स्क्वायर जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, उन ऑर्बिटल्स में क्या होगा इंट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे रिपल्सन जो होगा वो आपका मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम रिपल्सन होने की वजह से, हालांकि ऐसा नहीं होता है कि आपके डी एक्स बाई डी पाई जेड डी जेड एक्स उन तीनों के साथ भी रिपल्सन होता है, बट माइन्यूट होता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो तीन जो नीचे वाले होंगे, हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेके यहाँ डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये जॉन टेलर थ्योरम इज डिफाइंड फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर तो आपको पता ही है कि जो डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है और जो डी जेड स्क्वायर है ये ऊपर आते हाई एनर्जी वाले होते हैं, लेकिन डी एक्स बाई डी बाई जेड डी एक्स जो तीन नीचे वाले होते हैं उनकी एनर्जी में चेंज आता है जब सामने से लिगेंड आएगा इंट्रैक्शन करेगा, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एनर्जी में अपग्रेड होगा, लेकिन उन तीनों की एनर्जी में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस आता है। तो ऊपर वालों की जो एनर्जी है डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ऑर्डर्स, उनके साथ जब वो इंट्रैक्शन करेंगे तो वहां पे रिपल्सन ज्यादा होता है। जब रिपल्सन बच्चों ज्यादा होता है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए मॉलिक्यूल्स बहुत चालू होते हैं, बहुत चतुर होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स बच्चों क्या करते हैं, जहां पे आपका इंट्रैक्शन ज्यादा होगा, जहां पे रिपल्सन ज्यादा होगा, जहां पे एनर्जी ज्यादा होगी, वहां पे इलोंगेशन हो जाएगा। क्या बच्चों, इलोंगेशन, बॉन्ड खिंच जाएगा, खिंच जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यही है बच्चों जॉन टेलर थ्योरम। ठीक है, इस पे हम कल बात करेंगे, मुश्किल से 10 to 20 मिनट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और कल ही बच्चों बात करेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ, आपकी जो बच्चों का सेक्शन है एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इस पे कल डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट डे बच्चों हम पढ़ाएंगे आपको आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसका आइसोमेरिज्म है वो स्टार्ट होगा।